Hello students and welcome to the Virtual Learning Network. This is session 16 for business organization and here we will discuss government in business. The topics to be covered are introduction, reasons underlying government control over private business, instruments of government control, why does the government participate in business, what is a public enterprise, features and objectives of public enterprises, performance of public enterprises, contribution of public enterprises and problems of public enterprises. Now first is introduction. Traditionally, business activities were left to individuals and private organizations. शुरू में बिजनेस एक्टिविटीज सिर्फ इंडिविजुअल्स या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ही परफॉर्म करते थे and it was assumed that in a competitive market the profit motive of businessmen and the forces of demand and supply should ensure efficient production and distribution of goods and services in the general interest of all. तब हम ये भी अज्यूम करके चलते थे कि एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो बिजनेसमैन का प्रॉफिट मोटिव होता है यानी कि जो प्रॉफिट कमाने की उसकी मेन ऑब्जेक्टिव होता है और जितने भी फोर्सेस डिमांड और सप्लाई को फोर्स करते हैं या डिमांड और सप्लाई को बढ़ाते हैं और घटाते हैं, ये इंश्योर करना जरूरी है कि वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर सके गुड्स और सर्विसेज की. प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एज they work mainly with profit motive do not show interest in such industries where the profit margin is less, gestation period is long, investment is huge, etc. और वहाँ पे जहाँ हमें पब्लिक इंटरेस्ट देखना हो कि प्राइस इतना भी ज़्यादा ना हो कि पब्लिक को प्रॉब्लम हो यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम हो, तो ऐसे में जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ये सब नहीं सोचते हैं क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना. सो इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू प्लेसेस और ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये कुछ ही प्लेसेस पे होती हैं. यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम होता है अगर हम पब्लिक इंटरेस्ट की बात करें तो ऐसा इंडिविजुअल जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या फिर बिजनेसमैन होते हैं वो नहीं करते हैं. इनके लिए पब्लिक एंटरप्राइजेस सेट होते हैं. नाउ रीजंस अंडरलाइंग गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर प्राइवेट बिजनेस. अब गवर्नमेंट क्यों कंट्रोल करती है प्राइवेट बिजनेस को? फर्स्ट पॉइंट इसके लिए है इविल्स ऑफ फ्री एंटरप्राइज एंड प्राइवेट ओनरशिप. फ्री एंटरप्राइज अगर हम रखेंगे या प्राइवेट ओनरशिप अगर होगी तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एंटरप्रेन्योर ऑफन गिव राइज टू मोनोपोली ऑफ लार्ज बिजनेस फर्म. अगर एंटरप्राइज को ज्यादा फ्रीडम दी जाएगी तो मोनोपोली में चेंज हो जाती है और बिजनेस फर्म्स जो है वो फिर अपनी मनमानी करने लगती हैं और जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को मुश्किल होता है. देन प्राइवेट ओनरशिप ऑफ बिजनेस हैज लेड टू कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू बिजनेस हाउसेस. प्राइवेट ओनरशिप जो हो गई है अब बिजनेस की, उसकी वजह से जो वेल्थ है एक इकोनॉमी की वो कुछ ही हैंड्स में रह गई है, कंसंट्रेट हो गया है वो पूरा जो वेल्थ का ट्रेजरी है. देन द ग्रोथ ऑफ लार्ज कंपनीज प्रिवेंटेड द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इन द मार्केट. लार्ज कंपनी की ग्रोथ की वजह से नए फर्म्स एंटर नहीं हो पाते हैं एंड फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट्स प्राइवेट एंटरप्राइजेस स्टार्टेड इंडल्जिंग इन वेस्टफुल एडवर्टाइजमेंट एंड अनफेयर कॉम्पिटिशन. So these were the evils of free enterprise and private ownership जिसकी वजह से गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्राइवेट बिजनेस में. सेकेंड रीजन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट. अगर पब्लिक प्रेशर की वजह से अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात की जाए या फिर एक स्टेट की वेलफेयर देखा जाए कि हम कैसे कंज्यूमर्स को या फिर जो सिटीजन्स हैं एक कंट्री के उनको कैसे उनके इंटरेस्ट में कैसे हम एक बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट कंट्रोल जरूरी है क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो सिर्फ प्रॉफिट देखती हैं. देन planned economic development. Government intervention is necessary for rapid development of certain key industries which require large investment on which yield low returns. So अगर हमें वेलफेयर देखना है एक कंट्री का या फिर रैपिड डेवलपमेंट देखनी है तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन वहाँ पे बहुत जरूरी होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट की भी ज्यादा जरूरत होती है और रिटर्न्स भी कम होते हैं. देन अदर रीजंस इंक्लूड टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ स्कार्स नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज रोकने के लिए गवर्नमेंट कंट्रोल इंपॉर्टेंट है.
देन इंश्योरिंग द प्रॉपर यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, कि जो पहले से ही कम है, कम क्वांटिटी में जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, ये भी गवर्नमेंट का काम है कि ये कैसे किया जाए. देन encouraging and protecting small scale industries and protection of the economy from the dominance of foreign investors. Next are the instruments of government control. First is the direct controls. Direct controls वो measures होते हैं जो हम government authorities के discretion के time पे apply करते हैं. Such a control may be used to promote, restrict or limit the activities of private organization or categories thereof. ये जो controls होते हैं ये एक्टिविटीज को जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं या उनकी जो कैटेगरीज है उनको प्रमोट, रिस्ट्रिक्ट और लिमिट करने के लिए यूज किए जाते हैं. जैसे कि लाइसेंसिंग ऑफ न्यू एंटरप्राइजेस, कंट्रोल ओवर इश्यूज और शेयर्स, डिवेंचर्स एटसेट्रा. देन इनडायरेक्ट कंट्रोल्स. इनडायरेक्ट कंट्रोल्स अफेक्ट करते हैं एक प्राइवेट बिजनेस फर्म को इनडायरेक्ट मैनर में, जैसे कि चेंजेस ऑफ टैक्स रेट, चेंजेस इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज एटसेट्रा. उसके बाद आता है इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग जो होती है वो डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से हो सके और इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखा जा सके. नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो होती है एक कंट्री की वो भी गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो होती है उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें गाइड किया जाता है, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और प्रमोट करते हैं. So industrial policy is also very important for a country. And industrial licensing, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है गवर्नमेंट कंट्रोल और रेगुलेशन का और इसके अंदर एक सिस्टम होता है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के थ्रू. नाउ फर्स्ट इज द डायरेक्ट कंट्रोल्स. एज वी सेड, these controls are known as the discretionary controls because they involve discretions to be made by concerned government officials. जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड से कंसर्न जो होते हैं उनके डिस्क्रिशंस के थ्रू ये डायरेक्ट कंट्रोल्स रेगुलेट होते हैं. जैसे कि लाइसेंसिंग ऑफ न्यू एंटरप्राइजेस और एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग लार्ज एंटरप्राइजेस, कंट्रोल ओवर इश्यूज ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा बाय कंपनीज फॉर रेजिंग कैपिटल, import and export control through direct prohibition or quota restriction, and fixing maximum or minimum prices for particular commodities. Next is the indirect controls. Indirect controls को हम non discretionary controls भी कह सकते हैं. Government authorities do not have any discretionary power to apply the measures to perform or to particular firms and not to others in the same category. गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो होती है कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर एक या एक उसके सेम कैटेगरी की फर्म्स में अप्लाई नहीं करती. सो उसके लिए इनडायरेक्ट कंट्रोल्स की जरूरत पड़ती है और इसके कॉमन एग्जांपल्स हुए जैसे कि चेंजेस इन द टैक्स रेट्स. टैक्स रेट्स में बी लोअर्ड टू एनकरेज द बिजनेस और रेज्ड टू डिस्करेज द बिजनेस. टैक्स रेट्स को बढ़ाना घटाना उस हिसाब से होता है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, बिजनेस को एक्सपैंड करना या उसको shrink करना. Then changes in import and export duties. Import duties may be raised so as to increase the prices of certain goods. Import duty को बढ़ा सकते हैं अगर उन्हें कुछ particular goods के prices को increase करना है. And ऐसे ही export duties may be raised or lowered so as to influence the domestic demand and supply. Then changes in interest rate on bank loans. Government can change its monetary policy to control the prices. Again, बैंक लोन्स पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और वो होता है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए ताकि प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके. नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक प्लानिंग. टू अचीव अ टारगेट ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम सो एज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल. सो इकोनॉमिक प्लानिंग जो होती है वो करते हैं ताकि एक टारगेट ग्रोथ लेवल को अचीव कर सके इकोनॉमिक इनकम में, नेशनल इनकम में, ताकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो सके. ऑल्सो टू ब्रिंग अबाउट इंडस्ट्रियल ग्रोथ अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रायोरिटीज एंड विद पर्टिकुलर एम्फोसिस ऑन बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, फ्यूल एंड पावर, chemicals, and to achieve a target growth of national income so as to improve the standard of living of people. So
इंडस्ट्रियल ग्रोथ में चेंजेस लाने के लिए, ताकि कुछ प्रायोरिटीज जो है जैसे कि उन पे ज्यादा, जैसे कि हमारी होती है स्टील, फ्यूल एंड पावर और केमिकल्स, इन पे ज्यादा रिलाई करने के लिए और इन पे ज्यादा एम्फोसाइज करने के लिए। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए, देन टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड अचीव सेल्फ सफिशिएंसी, then for the utilization of limited resources to the best possible advantage. Next is the industrial policy. Now under the resolution, industries were divided into three categories. First, industries listed in schedule A of the resolution which would be developed as state monopolies. तीन कैटेगरीज में इंडस्ट्रीज को डिवाइड करते हैं, जो मेन बेसिक हमारा ये रेजोल्यूशन जो हुआ था 1956 में। सो इसके अकॉर्डिंग पहली कैटेगरी जो होती है इंडस्ट्रीज की, वो है दोज इंडस्ट्रीज विच आर लिस्टेड इन शेड्यूल ए ऑफ द रेजोल्यूशन विच वुड बी डेवलप्ड एज स्टेट मोनोपोलीज। और ये जो इंडस्ट्रीज होती है इनकी डेवलपमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एमुनिशंस, heavy machinery, railways, air transport, etc. Then second is the industries listed in schedule B, which would be progressively state owned and the state would generally take the initiative in establishing new units. और ये जो शेड्यूल बी में जो इंडस्ट्रीज है ये भी स्टेट ओन्ड होती हैं और स्टेट ही इनिशिएटिव लेता है इन नए यूनिट्स को जनरेट करने के लिए या डेवलप करने के लिए। एंड एट द सेम टाइम प्राइवेट एंटरप्राइजेज वुड आल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इन द फील्ड ईदर ऑन इट्स ओन और विद स्टेट्स पार्टिसिपेशन। और शेड्यूल बी में जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें प्राइवेट एंटरप्राइज भी एज पार्टनरशिप और या स्टेट की पार्टिसिपेशन के साथ काम कर सकते हैं या फिर प्राइवेटली अलग से डेवलप कर सकते हैं। और इनमें आ जाती हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, ड्रग्स, मशीन टूल्स, fertilizers, road and sea transport. Then remaining industries are those in which private organizations would take the initiative in establishing new units and expanding the existing industries. In course of time, the government modified some aspects of the policy. और जो बाकी की इंडस्ट्रीज होती है वो होती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो इनिशिएटिव लेते हैं उनको स्टैब्लिश करने के लिए और वही उन इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करते हैं। और इसमें और भी काफी सारे चेंजेस किए हैं गवर्नमेंट ने पॉलिसीज को और एक्सपैंड करने के लिए। नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग system was expected to achieve the following objectives: regulation of industrial development and guiding investment in industries according to the planned priorities and targets of growth. So regulation जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की रेगुलेशन है या फिर इन्वेस्टमेंट को गाइड करना कि कैसे इंडस्ट्रीज में हम उसको ले सकते हैं, उसके ये भी एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम का। देन मोनोपोली को कंट्रोल करना और वेल्थ कुछ लोगों के हाथ में ही ना रहे, कॉन्सेंट्रेट ना हो, इसको कंट्रोल करने के लिए भी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इंपॉर्टेंट होती है। देन प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अगेंस्ट अनड्यू कंपटीशन फ्रॉम लार्ज यूनिट्स and prevention of concentration of industries in few locations and secure regional decentralization of industries. Now, why does the government participate in business? अब government business में क्यों participate करते हैं? इसके अलग अलग reasons है। सबसे पहले आते हैं basic reasons, and basic reasons include the government felt that if the private sector was to take the initiative, it would take an unduly long time to achieve this objective of rapid industrialization. गवर्नमेंट को ऐसा लगा था कि अगर प्राइवेट सेक्टर ही इनिशिएटिव लेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी फंड्स नहीं होते, तो इसलिए लार्ज इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इट वॉज सो बिकॉज द प्राइवेट एंटरप्राइजेस लैक्ड adequate entrepreneurship and resources to start large-scale ventures. The government encouraged private enterprises set up new industries but also went into industry in a big way. गवर्नमेंट ने प्राइवेट एंटरप्राइजेस को तो एनकरेज किया ही ताकि वो नई इंडस्ट्री सेटअप कर सके, लेकिन साथ में वो भी इन कामों में इंडल्ज हुए। Then next is the ideological reasons, which includes that apart from the economic and social considerations, the government had strong ideological commitment to the philosophy of public ownership of the means of production.
इकोनॉमिक और सोशल कंसिडरेशन तो उनकी थी, क्योंकि इकोनॉमिकली कंट्री को आगे लेके जाना है, साथ में सोशलाइज भी करना है और पब्लिक इंटरेस्ट में रहते हुए काम करना है। लेकिन साथ में गवर्नमेंट का एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट भी था कि पब्लिक ओनरशिप जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ताकि लोगों को इजी रहे और उनके वेलफेयर के लिए कुछ कर सकें। नेक्स्ट आर दी सम स्पेसिफिक रीजंस लाइक रिलेटेड टू एयर ट्रांसपोर्ट बिजनेस। 1953 तक बहुत कम प्राइवेट एयर कंपनीज थी, और वो भी प्राइवेट थी, गवर्नमेंट के हाथों में कुछ नहीं था, एंड मोस्ट ऑफ दीज वर फाइनेंशियली अनसाउंड। 1953 के टाइम पे ज्यादातर जो भी प्राइवेट एयर कंपनीज थी वो फाइनेंशियली साउंड नहीं थी और उनके पास ज्यादा मनी भी नहीं थी इन्वेस्ट करने के लिए। सो द गवर्नमेंट देयरफॉर नेशनलाइज्ड 9 एयर कंपनीज and created Indian Airlines Corporation and Air India International Corporation in 1953. Next, insurance business. Now today the whole of insurance business is with the government. जितना भी insurance business है वो पूरा government के हाथों में है। The life insurance business is operated through the Life Insurance Corporation of India, that is LIC of India, and other types of insurance business through the General Insurance Corporation of India and its 4 subsidiary companies. Next is the commercial banks. आज गवर्नमेंट के हाथों में बैंकिंग बिजनेस है बहुत बड़े पैमाने पे। Over 90% of the commercial banking is in the hands of government. The government rightly wanted the banking system to serve the development needs of the economy in conformity with national policy and objectives. Then is the coal industry. The coking coal mines were nationalized in 1971. तो coal mines को भी 1971 में nationalize किया गया था, and it was done because coking coal, which is essential for production of iron and steel, has very limited reserves in the country. ये इसलिए किया गया था क्योंकि coal mines बहुत कम है, आयरन और स्टील प्रोड्यूस करने के लिए जो यूज किया जाता है वो लिमिटेड है कंट्री में, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो they were mining this fast depleting and scarce natural resources in a very wasteful manner. So जितना भी scarce resources के waste को रोकने के लिए गवर्नमेंट कंट्रोल इस पे बहुत जरूरी था, इसलिए गवर्नमेंट ने 1971 में कोकिंग कोल माइंस को नेशनलाइज किया। Next is the oil industry. In the 1970s, the foreign oil companies Burma Shell, Caltex and Esso were nationalized. Here the objective was that the government should have control over the critical and strategically important resources like oil. Then various other types of business. ऐसे ही और भी दूसरे अलग अलग तरीके के बिजनेस हैं जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, और इस वजह से गवर्नमेंट ने इन इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइज इज अ बिजनेस एंटिटी which refers to any industrial or commercial undertaking which is owned and managed by the central, state or local government and of which the output is marketed, that is not supplied free. So public enterprise एक ऐसी business entity है जो कि इंडस्ट्रियल या कमर्शियल अंडरटेकिंग के अंडर आती है, साथ में इसको या तो सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है या लोकल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, और इसका जो भी आउटपुट आता है यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स ये प्रोड्यूस करते हैं उनको मार्केट किया जाता है, ना कि फ्री में सप्लाई करते हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेस कंसिस्ट ऑफ नेशनलाइज्ड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज न्यू एंटरप्राइजेस प्रमोटेड अंडर गवर्नमेंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि LIC, इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड एटसेट्रा। Now the features and objectives of public enterprises. First of all, we will discuss the features. Public enterprises are owned and managed by the government or agencies set up by the government. जैसे अभी हमने पढ़ा कि public enterprises जो हैं वो गवर्नमेंट ही ओन करती है और वही मैनेज करती है, या फिर वो एजेंसीज जो कि गवर्नमेंट ने सेटअप की हैं वो उसको ओन करती हैं। Then the whole or major part of the capital required for the public enterprise is provided by government. जितना भी कैपिटल या फंड्स की जरूरत पड़ती है, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है पब्लिक एंटरप्राइजेज में, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। देन द पब्लिक एंटरप्राइज कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एज अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और एज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और एज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। सो
पब्लिक एंटरप्राइजेस को हम 3 फॉर्म्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होगी, या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होगी, या फिर गवर्नमेंट कंपनी होगी। एंड दीज आर गवर्न्ड बाय पब्लिक पॉलिसीज लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड आर नॉट entirely guided by the profit motive। प्रॉफिट कमाना इनका एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है वो है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करना। Their objectives are laid down in conformity with the developmental plans। Now the objectives of the public enterprises: to achieve rapid economic development through industrial growth in accordance with the developmental plans। So इनका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करना, जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ रह के की जा सकती है, जो उन्होंने प्लान किया है। टू चैनलाइज रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना ताकि वेस्ट कम से कम हो। टू सिक्योर पब्लिक वेलफेयर एंड टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जैसे प्राइवेट एंटरप्राइजेज में होता है कि वेल्थ कुछ ही हाथों में कंसंट्रेटेड होती है, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना और उसको सिक्योर करना ताकि इनकम और वेल्थ की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, तो ये भी उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है। टू इंश्योर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, रीजनल डेवलपमेंट को बैलेंस करना। देन टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ मोनोपोली एंड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन अ फ्यू प्राइवेट हैंड्स, मोनोपोली को कंट्रोल करना और जितने भी इकोनॉमिक पावर की कंसंट्रेशन है वो प्राइवेट हैंड से हटा के गवर्नमेंट के पास शिफ्ट करना। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। एंड टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट इज द contribution of public enterprises। Now public enterprises have a great deal for the country to emerge as an industrial nation। public enterprises बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो इंडस्ट्रियल नेशन की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं। देन दे हैव हेल्प द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी हेल्प करते हैं और जो बैकवर्ड एरियाज हैं या फिर जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं एक कंट्री के, उनकी डेवलपमेंट में अपना सहयोग देते हैं। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज हैव लेड टू द रिडक्शन ऑफ इनकम डिस्पैरिटीज। The constitutional objective of avoidance of concentration of economic power in few hands has been greatly achieved by the public enterprises। So जैसे अभी हमने पहले भी पढ़ा था, wealth की concentration को avoid करने के लिए कुछ ही हाथों में, उसके लिए भी public enterprises काम करते हैं और इसमें उन्होंने काफी हद तक achievements भी पाई हैं। The dealings of public enterprises with their suppliers, dealers, customers, employees and public at large have a higher level of morality than in the counterpart private enterprises। So public enterprises में जो भी dealings होती है उनके stakeholders के साथ वो काफी अच्छे से होती है and with morality होती है। Now there are also some of the problems with public enterprises, like even though public enterprises are often registered as joint stock companies like any other private sector companies, their way of working is not fully commercial। जैसे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को जॉइंट स्टॉक कंपनीज की तरह रजिस्टर किया जाता है, पब्लिक सेक्टर को भी वैसे ही रजिस्टर करते हैं, लेकिन उनका काम पूरी तरीके से कमर्शियल नहीं होता। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज आर नॉट फुली प्रोफेशनल, क्योंकि इन्हें गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है तो ये एकदम प्रोफेशनल नहीं होते। There is too much job security at all managerial levels below the board, and this affects the level of performance in public enterprises। The system of reward and punishment in public enterprises more often resembles that in the government than in similar private enterprises। So job security यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से board of directors ढंग से काम नहीं करते, उनकी performance बहुत लो होती है और जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का सिस्टम है वो भी काफी हद तक गवर्नमेंट जैसा है, ना कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस जैसा। ऑल्सो many important and large public enterprises are in areas where technology is difficult and new। ज्यादातर जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं वो उन एरियाज में है जहां पे टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। The workers unions are strong and well organized। वर्कर यूनियंस बहुत स्ट्रांग है और इस वजह से वो कई बार गलत फायदा भी उठाते हैं। Most public enterprises show poor performance due to surplus manpower and low productivity of the personnel almost at all levels, particularly so at lower levels।
Public enterprises are very large in size. Many constraints are also caused due to the public enterprises being subject to the government type audit by CAG, that is Comptroller and Auditor General of India, and Parliament scrutiny of their affairs. काफ़ी सारी limitations उनके ऊपर CAG और Parliament भी impose करते हैं, जिसकी वजह से उनकी working में problem आती है. Now here are some questions for you. What is a public enterprise? What are its characteristics? And how is it different from a private enterprise? And second question is, write short notes on extent of government participation in business and rationale of public enterprises. That's all for this session. Thank you and have a nice day.